हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे फर्स्ट ये जो एडिटोरियल है इसमें बात की गई है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन्स हैं उसमें डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं वो अब बहुत जल्दी ही मार्केट में अपनी वैक्सीन लाना चाहती हैं, तो जिसकी वजह से वो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की डिमांड कर रही हैं रेगुलेटर्स से, चाहे वो इंडियन बेस्ड रेगुलेटर हो या फिर फॉरेन में अदर कंट्रीज़ के जो रेगुलेटर्स हैं। कुछ कंट्रीज़ ने तो जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है वो दे दिया है, बट यहाँ पे राइटर का कहना है कि इस तरह से जो किसी भी वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी चेक किए बिना या फिर जितने भी कैंडिडेट्स का उस पर ट्रायल किया गया है उनकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं उसको ऑब्जर्व किए बिना रेगुलेटर को वैक्सीन को ऑथराइजेशन नहीं देना चाहिए। ये जो सेकंड आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है जो अर्बन वुमन है उनकी क्या कंडीशन हो गई है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, साथ में और भी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं या डोमेस्टिक जो वायलेंस है उसकी वजह से उनको काम नहीं मिल पाता, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तीसरा ये जो आर्टिकल है इसमें बात करता है कि जो बाइडेन है उसकी प्रेसिडेंसी के बारे में, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इसमें बात की गई है जो फार्म लॉज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के बेसिस पे पास किए थे, क्योंकि जो सेशन है पार्लियामेंट का वो उस समय नहीं था, तो उसके बारे में ये आर्टिकल में कम्प्लीटली बात की गई है कि आखिर फार्म लॉज में ऐसी क्या कमियां हैं जिनको गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करना भूल गई है। सबसे पहले इसी आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। कोविड-19 पैंडमिक के बीच में ही जो फार्मर्स हैं उनको जो है वो न्यू दिल्ली में प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फार्म लॉज हैं वो पास किए, और साथ में जो है 3 जो टोटल एक्ट हैं उनको पास किया गया। अब पहला जो तीनों जो ये एक्ट हैं वो बात करते हैं फार्म प्रोड्यूस के बाइंग सेलिंग के बारे में और इन अ फॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रेट, जिसके बारे में फार्मर्स को नॉर्मली बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। तो अगर इस तरह से जो ये फार्मिंग प्रैक्टिस अगर सक्सेसफुल हो जाती तो काफ़ी अच्छा है, बट फार्मर्स को मोस्टली स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो फिर भी एक मिडिल मैन के पास ही जाएंगे, जिससे कि उनकी प्राइस और भी ज़्यादा आगे जाके बढ़ने वाली है, उनके काम का और भी ज़्यादा रेट जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि वो नॉर्मली जो कंप्यूटर पे काम होता है उसको नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे पहला जो कमी है फार्म एक्ट में वो ये है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया, बट एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। इवन वो कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर कोई ज्यूरिसडिक्शन हो। तो अब यहाँ पे एंट्री 14, एंट्री 18, एंट्री 46 एंड एंट्री 28 स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, बट ये जो एक्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंग्वेज में चेंज के बेसिस पे एंट्री 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट में जो कुछ प्रोविज़न थे उसके अकॉर्डिंग ये जो है एक्ट पास तो कर दिया, बट इस एक्ट की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट को जो लेबी है या टैक्स है जो सेस है वो मिलने वाला था वो उससे पूरी तरह से डिप्राइव हो गए, उनके हाथ से वो पूरी तरह से जो टैक्स है वो चला गया। और दूसरा जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेट्स और सेंटर के बीच में पावर का सेपरेशन है, उसको भी इसने जो है एक तरह से हिंज किया, उसमें भी एक तरह से इम्पिंज किया अंदर की तरफ, वो नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है वो जिसको मैंने पहले भी बात की कि अब ये एक तरह से जो फार्मिंग है वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स में होगी, जिससे वो मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो उस कंडीशन को पहचानते नहीं हैं, उनसे जो है ऑपरेट करते नहीं बनता है कि आखिर वो कैसे स्टॉक मार्केट में जो अपनी क्रॉप है वो NCDEX जो पोर्टल है उसमें जाके सेल आउट कर सके। तो इससे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में फार्मर्स को सेल आउट करना है तो इससे उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज दे विल फाइंड आउट द मिडिल मैन हु विल डू द वर्क फॉर देम। तो इसकी वजह से जो और भी ज़्यादा जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ने वाली है। और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट हैं उनकी वजह से जो कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत सारे जो रास्ते खुल गए हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो बिकॉज ऑफ दैट जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके पास तो ये पावर होती है कि वो बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं उनको हायर कर सकें अपने एक एक केस के लिए, बट वो स्मॉल जो पैटी फार्मर है जो सब्सिस्टेंस फार्मर है उसके पास इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो पर्टिकुलरली एक जो एडवोकेट है उसको हायर करे और अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं उसको सॉर्ट आउट करे।
अब यहाँ पे ये जो इंटरफेरेंस है वो आर्टिकल 1F के 19(1)(f) के अंडर जो कैरी आउट हिज ओन ट्रेड, फ्रीडम ऑफ फार्मर टू कैरी आउट हिज ओन ट्रेड जो है उसके अंडर है, और फार्मर इसी सब चीज़ों से जो है वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है। दूसरा आर्टिकल 21 का भी जो वायलेशन है, राइट टू लाइफ। अब इसके बाद यहाँ पे जो बात है कि लिविंग जो है वो फार्मर अर्न कर रहा है और यहाँ पे स्टेट जो है उस पर इंटरफेयर कर रहा है, तो ये आर्टिकल 43 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी जो है वो वायलेशन है। दूसरी तरफ जो फार्मर की डेफिनेशन है, इसमें क्रॉपर, लेबरर या टेलर को एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से उनको आने वाले टाइम में जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल क्वांटिटी में ट्रेड है, ग्रेड है, स्टैंडर्ड है, यहाँ पे बात की गई है। तो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस की बात की गई है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल जो क्वालिटी है उसमें जो फार्मर्स है उसका तो हार्म ही होना है, बिकॉज जो पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उस फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने सहूलियत के हिसाब से उनसे क्रॉप जो है वो उगाने को बोलेगा, जिससे एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हो सकता है, जिससे उसकी लैंड जो है वो आगे चल के जो है वो बैरन हो सकती है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो क्वालिटी चेक का फॉर्मूला रखा है वो थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, तो थर्ड पार्टी जो है उसका फ़ायदा उठाएगी। हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर है उससे मिल जाए, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो थर्ड पार्टी है उसको भी सेपरेट एंटिटी की तरह गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था। दूसरा जो एक्ट है उसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोविज़न है, उसमें जो पार्टीज़ हैं वो जो अपना केस है वो ओवरबर्डन ऑलरेडी जो एसडीएम का कोर्ट होता है वहाँ पे रेजोल्यूशन होना है, तो इसके केस में वहाँ पे कोई भी जो नॉर्मली जज होते हैं उसके अलग जो एसडीएम का कोर्ट होता है वहाँ पे फार्मर्स की जो समस्याएं हैं उनको उनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा। और दूसरी तरफ फार्मर्स के पास जो है वो कोई भी राइट टू अपील नहीं है। इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से आर्बिट्री हो गई है कि वही सुप्रीम है, वही सब कुछ कर सकती है, तो ऐसा इस तरह से गवर्नमेंट को जो है वो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसे जो टर्म्स यहाँ पे डले हुए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट कोई भी एग्जीक्यूटिव ला के कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला के इन एक्ट्स में जब चाहे चेंज कर सकती, जिससे कि जो फार्मर्स हैं उनके राइट्स जो हैं वो अफेक्ट होने वाले हैं। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसमें जो फाइज़र कंपनी है उसने इंडियन रेगुलेटर से तो इमरजेंसी नोट लेने के लिए अपनी जो mRNA वैक्सीन है उसका इमरजेंसी नोट लेने के लिए जो है वो अप्रोच किया है। तो उसी तरह से जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे बना रहा है, उन्होंने भी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन लेने का सोचा है। बट इनका जो फेज़ 3 का ट्रायल है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें कि इंडिया में जितने भी लोगों को इन्होंने फेज़ 3 ट्रायल में वैक्सीन दी है उसके बारे में कोई भी डाटा अभी इन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। तो अगर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहती है अबाउट वैक्सीन सेफ्टी एंड एक्यूरेसी, तो ये एक तरह से लोगों का कॉन्फिडेंस वैक्सीन को नहीं मिल पाएगा और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक तरह से आगे नहीं आएंगे वैक्सीन लेने के लिए। अब दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी बात रखी है कि वैक्सीन जल्दी ही आ जाएगी, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग इस बारे में एप्रीहेंसिव हैं कि अगर वैक्सीन जल्दी आ जाएगी तो उसकी एफिकेसी की क्या गारंटी रहेगी। यहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट किया गया लंदन बेस्ड वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट में, उसने ये रिवील किया कि 87% जो लोग हैं इंडिया में वो सोचते हैं कि वैक्सीन चाहिए, 34% इस बारे में है कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो वैक्सीन का, और 16% जो है वो फास्ट मूविंग, ये सारी प्रोसेस बहुत जल्दी ही चल रही है। एक वैक्सीन के डेवलपमेंट में 5, 6 से 10, 12 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे 11 महीने के अंडर ही वैक्सीन जो है वो बन गई है, तो इससे लोगों के अंदर एक डर है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको डिस्कशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।